श्रद्धा, अश्वनी, मधुश्री, रवि, उसके बाद में श्रुति सिंह, अभिषेक यादव, अनूप सिंह, और उसके बाद यहाँ पे रोहित, जेपी स्वामी, नरेंद्र कटारिया, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से आज क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। माफी किस चीज के लिए? कि कल आपकी क्लास को 12 बजे शेड्यूल किया गया था, लेकिन 12 बजे नहीं हो पाई। फिर 4 बजे शेड्यूल कराया गया था, तब भी नहीं हो पाई, क्योंकि बेटा जी आपकी जो क्लास है उसको ना होने का कारण था कि कल मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा और वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग गया, है ना। और इस वजह से फिर मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई, लेकिन आपका जो फेवरेट क्वेश्चन है उसका भी आंसर सबसे पहले दे देती हूँ। उम्मीद करूंगी कि आप मुझे माफ कर देंगे उस गलती के लिए, ठीक है। थोड़ी इमरजेंसी थी बेटा, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। और सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? फेवरेट क्वेश्चन, परसों तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस जी, कल हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, और परसों मैं आपको पढ़ाऊंगी जो कि आपकी डिमांड है। मेरी तरफ से तो सिलेबस कल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से, क्योंकि सिख वाला चैप्टर जो है, सिख गुरु वाला चैप्टर आपकी तरफ से डिमांड है कि हमें करा दीजिएगा, तो फिर मैं परसों आपको फ्री कर दूंगी, यानी कि फ्राइडे हमारी लास्ट क्लास, अंतिम क्लास होगी। और फ्राइडे वाली क्लास ये हो सकता है कि मैं उसको 11 बजे से शेड्यूल करा दूं, और 11 बजे से शेड्यूल अगर मैं आपकी करा दूंगी तो उससे ये होगा कि अगर कोई छोटी-मोटी चीज़ें रह भी गई होंगी तो वो उसी दिन कंप्लीट हो जाएँगी। उसके लिए फिर हमें सैटरडे वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्राइडे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी हिस्ट्री की, फिर आप आराम से अपना रिवीजन कीजिएगा, और फिर मैं आपको प्यारे बच्चे क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस भी करवा दूँगी। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है विनोद कि मैं सिलेबस टाइम पे नहीं कराना चाहती हूँ इसलिए क्लास ऑफ थी, मैंने आपको कारण बता दिया है। और बेटा आपसे झूठ बोल के मुझे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, और आप ये जान लें कि मैनेजमेंट जो है ना वो हमें विदाउट रीज़न कभी भी छुट्टी नहीं देता है। ठीक है? टीचर को जवाब देना पड़ता है, और मैनेजमेंट से भी बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी आपके प्रति होती है। और इसीलिए मैंने आते ही आप लोगों से सबसे पहले क्षमा माँगी है, क्योंकि कल आपको मेरी वज़ह से दिक्कत हुई है। ठीक है? मुझे पता है शिवम सर की 1 बजे क्लास है, मैं 1 बजे से पहले ही आपको छोड़ूँगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। परसों मैं आपको फ्री कर दूँगी, परसों के बाद आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको खुद से ही हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? चलिए फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं बच्चे, और आगे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो ये हम आज खत्म करेंगे, और आप प्लीज आप बीच में कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बीच में लूंगी भी नहीं बेटा। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आजाद हिंद फौज, प्यारे बच्चे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आजाद हिंद फौज के बारे में ही आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हम चल सकते हैं आगे। अब देखिएगा यहाँ पर जब हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो जन्म हुआ था बेटा जी, यानी कि बॉर्न वो हुए थे ये आपके 23 जनवरी 1897, और कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इनका जन्म स्थान क्या है? कटक, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इनके जो पिताजी थे प्यारे बच्चे, उनका नाम है जानकी नाथ जी। ठीक है? फादर ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? तो आप कहोगे कि मैम जानकी नाथ जी इनके पिताजी थे। और बेटा इनकी अगर माता की आप बात करेंगे तो वो थी आपकी प्रभावती। मदर ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी, आंसर इज प्रभावती। और अगर मैं बात करती हूँ तो इन्होंने क्या किया था? 1920 में आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। आईसीएस की फुल फॉर्म होती है बेटा इंडियन सिविल सर्विसेज। इन्होंने क्या किया था? 1920 में मैम इन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। 1920 में आईसीएस की परीक्षा को पास किया, आईसीएस की परीक्षा पास की। परीक्षा आप जानते हैं, एग्जाम, ठीक है, इसको इन्होंने पास किया था। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब इन्होंने पास तो कर लिया, लेकिन इन्होंने जॉब नहीं करी, इन्होंने जॉब छोड़ दी। तो मैम इन्होंने फिर आईसीएस का एग्जाम दिया ही क्यों था? बेटा आईसीएस का एग्जाम एक बहुत ही टफ एग्जाम हुआ करता था। आप जानते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी नौकरियां आती हैं, आज भी आपका सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, और उस टाइम पर भी बहुत टफ था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, और इनके पिताजी इनकी योग्यता को बहुत अच्छे से जानते थे। ये क्या करते थे? बहुत दूरदर्शी चीजों को सोचते थे, ठीक है।
और इनके पिताजी इनकी काबिलियत को जानते थे, तो इनके पिताजी का ये सपना था कि ये आईसीएस की परीक्षा पास करें और आईसीएस की परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी लें। तो इन्होंने अपने पिताजी की ख्वाहिश तो पूरी की, लेकिन आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद भी ये नौकरी नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे मैम? कि देखो, अगर मैं आज भी बोलूँ तो आईएएस को आपको पता है कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आईपीएस को कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है? इसी तरीके से आईसीएस की जब परीक्षा पास करते थे तो वैसी ही सुविधाएँ मिलती थी। रहने के लिए घर मिलता था, नौकर-चाकर मिलते थे, है ना? और बहुत बड़ा पद माना जाता था। लेकिन और हाँ, बिल्कुल बेटा, आईसीएस में इन्होंने जो आईसीएस की परीक्षा पास की थी, इसमें इनकी 4th रैंक आई थी। 4th रैंक इसमें इनकी आई थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है कि मैम 4th रैंक आई थी। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे, जब 4th रैंक आई तो इनको काफ़ी अच्छी, मतलब यहाँ पे इनके पिताजी बहुत खुश हुए कि मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जो मेरा सपना था। लेकिन इनकी जो खुद की सोच थी वो थी देश की सेवा करना। तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आईसीएस की परीक्षा तो मैंने पास कर दी है, लेकिन नौकरी करने का मेरा मन नहीं है। नौकरी मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो इनके पिताजी ने कहा, भाई क्यों नहीं करना चाहते? कि मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे देश की सेवा करनी है। तो इनके पिताजी ने कहा कि भाई देश की सेवा तो तुम नौकरी में रहकर भी कर सकते हो। भाई जो भारतीयों की समस्याएँ हैं उनको तुम सुलझाओ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ये बहुत अच्छे से जानते थे कि वो इस नौकरी में रहकर ना चाहते हुए उन्हें अंग्रेजों के नियम और कानूनों को मानना होगा। क्योंकि सरकार किसकी है? अंग्रेजों की है, और ये कैसी नौकरी है? सरकारी नौकरी है। तो भाई कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, उसको सरकार की बात तो माननी पड़ेगी। तो सुभाष चंद्र बोस जी की बात भी सही थी, लेकिन इनके पिताजी नहीं माने। तो कहा जाता है इन्होंने नौकरी जॉइन करी, लेकिन 1921 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। और अपने जो इनके भाई हैं शरद चंद्र बोस जी, उनको लेटर लिखकर बता दिया कि भाई पिताजी को इन्फॉर्म कर देना कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। और उसके बाद में ये चले गए, इनके एक राजनीतिक गुरु हैं सीआर दास जी, उनके पास चले गए और वहां जाकर उनके ही साथ में ये जुड़ गए। और आपको पता है कि 1920 के आसपास असहयोग आंदोलन चल रहा था, और उसी असहयोग आंदोलन को जाकर इन्होंने ज्वाइन कर दिया था। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया, असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 से 22 चला था। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो 1920 में आईसीएस की परीक्षा इन्होंने क्या करी थी? मैम पास करी थी। उसके बाद देखिएगा 1921 में नौकरी छोड़ दी। 1921 में नौकरी छोड़ दी। लीव द जॉब इन 1921। नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी। और इसकी सूचना और इसकी सूचना अपने भाई अपने भाई शरत चंद्र बोस जी को दी। शरत चंद्र बोस जी। इन्होंने इनको इन्फॉर्म किया कि मेरा नौकरी में मन नहीं है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे, ये आपके बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इनके राजनीतिक गुरु थे, इनके पॉलिटिकल टीचर थे, जिनका नाम है सीआर दास जी। राजनीतिक गुरु यानी कि पॉलिटिकल टीचर। और वो कौन थे बेटा जी? तो आप कहोगे कि मैम इनके जो पॉलिटिकल टीचर थे वो थे सीआर दास जी, जिन्हें हम कहते हैं चितरंजन दास जी। ठीक है, इनसे ये काफी प्रभावित थे और इन्होंने क्या किया? हाँ, बिल्कुल, ये अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, ये देश की सेवा करना चाहते थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। और आप भी जानते हैं बेटा कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता। और गवर्नमेंट तो ज़ाहिर-सी बात है कि भारत की तो थी नहीं, भारत में तो अंग्रेजों का शासन था। तो भाई किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की सरकार थी। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चे, आगे हम बात करते हैं। अब ये सीआर दास जी के से प्रभावित हुए। फिर इनकी सुभाष चंद्र बोस जी की बुक्स भी हैं। और इनकी अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो एक इनकी काफी फेमस बुक है, जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, ये इनकी किताबें हैं। और एक किताब का नाम है इनका, लिखिएगा, द इंडियन पिलग्रिम। द इंडियन पिलग्रिम। द इंडियन पिलग्रिम, आपको पता ही है, ये इनकी बुक्स हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये आईएनसी के लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे थे। बताया था कि नहीं बताया था? बताइए जल्दी से। आपको बताया था मैंने, आईएनसी के 2 बार अध्यक्ष रहे थे।
ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम ये हमारे ये सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं ये 2 बार अध्यक्ष रहे कहाँ पर? तो आप कहोगे कि मैम 2 बार अध्यक्ष रहे ये आईएनसी के। जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ प्यारे बच्चे, क्या गलत लिख दिया मैंने बेटा? विनोद कुमार क्या गलत लिख दिया है? अच्छा, सतर लिख दिया है मैंने, सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। ठीक कर देती हूँ मैं। शरत चंद्र बोस जी। ठीक है, आगे देखिएगा। और सूचना कैसे दी थी बेटा, ये भी ध्यान रखना, पत्र के माध्यम से, बाय द लेटर, पत्र के माध्यम से, बाय द लेटर इन्होंने ये सूचना दी थी। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया है तो उसको बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी कि 1938 में इन्होंने हरिपुरा में ये अध्यक्ष रहे थे आईएनसी के। और फिर मैंने आपको बताया था कि 1939 में ये त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। और यहाँ पर गांधी जी से विवाद होने के कारण इन्होंने क्या किया था, 1939 में मैम इन्होंने आईएनसी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। आप मुझे बताओ कि इनके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन आईएनसी का अध्यक्ष बना था? देखते हैं कितने बच्चों को ये बातें याद हैं। ठीक है, त्यागपत्र दिया और फिर इन्होंने क्या किया, 1939 में ही बेटा जी इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी। तो आपको अच्छे से पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। और आप जानते हो कि जब ये 1939 का समय है तो आपको पता है कि 1939 से लेकर और 1945 के बीच में क्या चला था मैम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसी समय पर सुभाष चंद्र बोस जी, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बहुत बढ़िया मैम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, वेरी गुड। पट्टा भी सीतारमैया जी नहीं बने थे, पट्टा भी सीतारमैया जी बेटा बने थे आपके जो है सबसे एंड में। मैंने आपको बताया था पट्टा भी सीतारमैया जी के साथ में इनका जो है त्रिपुरी में इलेक्शन तो हुआ था, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। और उसके बाद जब इन्होंने रिजाइन दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। इसका मतलब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने चीजों को ठीक से नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। अब इन्होंने क्या किया, देश की आजादी के लिए लड़ना शुरू किया। अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अब इनको का क्या कर लिया गया बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब सुभाष चंद्र बोस जी हैं तो इनको बेटा जी 1940 में सुभाष चंद्र बोस जी को गिरफ्तार किया गया, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके इन्हें जेल में रखा गया। और जब इन्हें जेल में रखा गया तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने बंगाल के गवर्नर को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि अगर मुझे जेल से नहीं छोड़ा गया तो फिर मैं अनशन करूंगा, फिर मैं अनशन पर बैठूंगा, मैं अनशन करूंगा। तो इन्होंने अब भाई ये बहुत काफी प्रसिद्धि पाली थी इन्होंने, और काफी प्रसिद्ध नेता थे, लोग इनसे काफी प्रभावित थे। और अगर ये अनशन करते और इनको कुछ हो जाता तो फिर यहाँ पे लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता। पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन बिजी है, तो ब्रिटेन ने कोई रिस्क नहीं लिया। तो फिर उसके बाद इन्हें क्या किया गया, जेल में रखा गया। और फिर उसके बाद में प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जेल में रखा गया। फिर इन्हें क्या किया गया, जेल से रिहा कर दिया गया, जेल से रिहा किया गया। और जेल से रिहा करके बेटा जी इन्हें कलकत्ता में इनके घर में, कलकत्ता में इनके घर में ही, इनके घर में नजरबंद कर दिया गया, घर में नजरबंद किया गया। ठीक है, नजरबंद कर दिया गया। अब यहाँ पे जब इन्हें नजरबंद कर दिया गया तो बाहर पूरी जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी सरकार थी उसने पुलिस वालों को इनके घर के बाहर खड़ा कर दिया कि ये कहीं भी जाने नहीं चाहिए, ये कहीं भी जाने नहीं चाहिए। ठीक है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इन पे पूरी निगरानी रखी गई, लेकिन इन्हें तो देश के लिए लड़ना था।
देश की आजादी के लिए लड़ना था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्हें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी और जापान दोनों ही देश ब्रिटेन के खिलाफ थे, और ये इसीलिए यहाँ से भागेंगे और जर्मनी से सहायता मांगेंगे जाकर। जर्मनी में हिटलर से इनकी मुलाकात होगी, हिटलर इनको सलाह देंगे कि आप जाओ जापान में, जाकर जापान के प्रधानमंत्री से मिलो। फिर वहां पे ये जापान के प्रधानमंत्री से जाकर मिलेंगे, तो जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें जो है सहायता प्रदान की जाएगी, और वहां पे एक व्यक्ति मिलेंगे, रास बिहारी बोस जी। ठीक है, रास बिहारी बोस जी मिलेंगे, और रास बिहारी बोस जी इनको फिर यहाँ पे आजाद हिंद फौज की जिम्मेदारी सौंपेंगे। आजाद हिंद फौज इनके जापान जाने से पहले ही बन गई थी, लेकिन उसका नाम आजाद हिंद फौज नहीं था, उसका नाम कुछ और था। क्या नाम था मैम? तो वो भी आपको मैं बताऊंगी। इंडियन नेशनल आर्मी उसका नाम, उस नाम से उसका गठन किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह जी को उसका कप्तान बनाया गया था। वो किससे मिलकर बनी थी, जर्मनी में इन्होंने क्या क्या किया था, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी भी तरीके से भारत की आजादी चाहते थे, और उन्होंने जब ये देखा यहाँ पे कि जर्मनी और जापान ब्रिटेन के खिलाफ है, तो उन्होंने इनसे मदद मांगी और कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ में लड़ेंगे ब्रिटेन के खिलाफ। लेकिन ब्रिटेन भी कोई कमजोर देश नहीं था, उसके साथ में अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देश भी इस वर्ल्ड वॉर में शामिल थे। तो फाइनली ब्रिटेन की ही जीत होती है, और अमेरिका क्या करता है, उसी बीच में नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब फेंक देता है, जो कि जापान में, फिर जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो जिस जापान के दम पर आजाद हिंद फौज लड़ रही थी, जब जापान ही आत्मसमर्पण कर देता है, तो फिर आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ता है। उन पे लाल किले पे मुकदमा चलता है, और उधर सुभाष चंद्र बोस जी की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा यहाँ पे इनके जीवन की एक छोटी सी स्टोरी है, जो मैंने आपको एक स्टोरी के रूप में पढ़ाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। 4 बजे कल शेड्यूल थी, आज थोड़ी शेड्यूल थी 4 बजे। आज शेड्यूल होती तो 12 बजे क्लास कैसे स्टार्ट हो जाती? वो कल की क्लास 4 बजे मैंने शेड्यूल कराई थी, क्योंकि मुझे लगा मैं 4 बजे तक हॉस्पिटल से आ जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं आ पाई थी। 4 बजे, अगर ये क्लास 4 बजे शेड्यूल होती, तो आप खुद सोचो कि इस टाइम कैसे ये क्लास स्टार्ट हो जाती। 12 बजे ही शेड्यूल है आज। ठीक है, आगे देखिए। अब ये कलकत्ता में नजरबंद कर दिया। अब इन्होंने क्या किया 1941 में, लिखिएगा 1941 में एससी बोस जी अपने साथी भगत राम के साथ, भगत राम के साथ फरार हो गए। फरार हो गए यानी घर से भाग गए, और फरार हुए होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सुभाष चंद्र बोस जी जो है, इन्होंने अपना भेष बदला होगा। क्यों बदला होगा? क्योंकि भाई एक जाहिर सी बात है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी निकलेंगे, तो पुलिस तो उनके पीछे पड़ेगी। जब पुलिस को पता चलेगा कि घर में बंद कर रखा था, घर से भाग गए, तो ये भेष बदल कर जाएंगे। तो कब गए थे यहाँ पे? तो ये 1941 में प्यारे बच्चे अपने साथी भगत राम सिंह जी के साथ फरार हो गए। और फिर ये देखो इनका क्या ट्रैवलिंग रहेगा। ये सबसे पहले कहाँ पर है? कलकत्ता में। और कलकत्ता भाई भारत में है मैम। तो ये आपका कलकत्ता से निकलकर कहाँ पहुंचेंगे? काबुल में। काबुल से कहाँ जाएंगे? मास्को जाएंगे। मास्को कहाँ पड़ता है? रूस में। तो यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जैसे ये पहुंचेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो जर्मनी है, सॉरी जो जापान है, वो रशिया पे हमला कर देगा। तो ये रशिया से जाएंगे सीधा जर्मनी। ठीक है, और उसके बाद में प्यारे बच्चे फिर ये पहुंचेंगे जर्मनी। और जर्मनी मैम ये कब पहुंचे थे? तो बेटा जी 1941 में ही ये जर्मनी पहुंच गए थे। 1941 में ही ये पहुंच गए थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कलकत्ता में जब ये कलकत्ता से काबुल गए, तो यहाँ पे ये गए मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में। मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में। मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में, मतलब इन्होंने अपना भेष चेंज किया ताकि पुलिस इन्हें ना पहचान पाए, और एकदम मुंह बंद कर लिया, गूंगे बन गए हैं। और काबुल से मास्को गए, ऑरलैंडो, ऑरलैंडो मेसोटा के नाम से। ऑरलैंडो मेसोटा के नाम से। और फिर यहां से ये कहां पहुंचे मैम? यहां से फिर ये जर्मनी पहुंचे।
ठीक है, जैसे ही रशिया पहुंचे यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने इस पे अटैक कर दिया, तो फिर ये, और रशिया किसके साथ हो गया, रशिया ब्रिटेन के साथ हो गया। अब जब ब्रिटेन के साथ हो गया तो फिर रशिया में इनका रहने का कोई मतलब नहीं भी, जर्मनी गए। जर्मनी में बेटा जब ये पहुंचे तो इन्हें हिटलर से मिलना था, और ये कहा जाता है कि हिटलर के बहुत सारे हम शक्ल उसने रख रखे थे, अपने जैसे दिखने वाले लोग। तो कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी से पहले जाकर उसका हम शक्ल मिला, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी चुप रहे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। और कहा जाता है कि जब रियल हिटलर इनके सामने आया तब इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अमित बेटा, जो भी आपकी दिक्कत है वो मैं क्लास के एंड में लूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो मुझे कोई भी शर्म नहीं है आपसे माफी मांगने में। ठीक है, लेकिन मैं कभी भी किसी स्टूडेंट के साथ गलत बिहेवियर नहीं करती हूँ, और ये आरोप आपका एकदम गलत है, और मैं अभी कमेंट नहीं लूंगी, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है अमित, मैं बहुत छुट्टियां करती हूँ, ये एकदम गलत आरोप है। काश मैं आपको बता सकती, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगी कि मैं इतना बताया है मैंने कि कल मैं हॉस्पिटल में थी। ठीक है, और बेटा जब किसी भी टीचर के बारे में अगर मैं आपके बारे में कोई राय बना लूं कि आप अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप अच्छे नहीं हैं। और आपने मेरे बारे में राय बना रखी है, तो मैं कितना भी प्रयास कर लूं आपके लिए, और कितने भी एफर्ट्स लगा लूं आपके लिए, कितना भी ईमानदारी से आपको पढ़ा लूं, आपको यही लगेगा कि नहीं मैम बहुत बेकार हैं। ठीक है जी बेटा, लिखिए फटाफट इसको, फिर हम आगे चलते हैं। लिखिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं बच्चे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि जर्मनी में जब सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मिले तो इन्होंने हिटलर से मदद मांगी, और हिटलर ने इनको सलाह दी कि आप जापान जाओ, जापान में जाकर वहां के पीएम से मिलो। तो जर्मनी में इन्होंने क्या क्या किया, और फिर ये जापान गए तो वहां पर ये किससे मिले थे, उस समय जापान के प्रधानमंत्री कौन थे, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। लिख लिया, आगे चलिए। आगे बेटा अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जर्मनी में ये कब पहुंचे हैं, तो मैम 1941 में। और बेटा जब ये जर्मनी में है तो देखो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले बनाई फ्री इंडियन लीजन। मैम ये क्या थी, तो बेटा ये एक सेना थी, फ्री इंडियन लीजन। अब ये सेना किससे बनाई थी, तो मैंने आपको बताया कि जर्मनी और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र देशों के खिलाफ थे, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना, इस तरह के देश थे। तो यहाँ पे क्या था कि जर्मनी में आप देखोगे कि जैसे भारत है, मैं आपको ये बताऊं कि क्या जैसे आपने पढ़ा है कि भारतीयों ने दूसरे विश्व युद्ध में, मतलब आईएनसी के जो लीडर्स थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपका साथ नहीं देंगे, और अगर हम देंगे भी तो हमें देश की स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों ने मना कर दिया था। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी भारतीयों ने जो है साथ दिया था। तो मैम ये कौन से वाले भारतीय थे, बेटा आपको मैं बता दूं कि अंग्रेजी सेना के अंदर बहुत सारे भारतीय सैनिकों के रूप में शामिल थे। जैसे मंगल पांडे जी के बारे में आपने पढ़ा, तो वो भी तो एक अंग्रेजी सेना के सैनिक थे, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया जब उन्होंने देखा कि भाई इनकी अत्याचार की सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जैसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो जब ब्रिटेन जो है जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, तो ब्रिटेन में कुछ भारतीय सैनिक जर्मनी के खिलाफ लड़ने आए। जो ब्रिटेन, ब्रिटेन कौन है भाई, भारत में किसकी सरकार है, ब्रिटेन की। तो सेना भी किसकी थी, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की तरफ से जो भारतीय शामिल थे वो कौन से भारतीय थे, मैम जो ब्रिटेन की सेना में शामिल थे। तो वो जब जर्मनी से लड़ने आए थे तो जर्मनी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो यहाँ पे वो भारतीय थे जो ब्रिटेन में, सॉरी ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी से लड़ रहे थे, ब्रिटेन की सेना में शामिल थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि भैया हमारी बात सुनो, ये लोग हैं भारतीय, अब इनकी मजबूरी है क्योंकि ये ब्रिटेन की सेना के जो है सैनिक हैं, और सैनिक का काम ही होता है अपनी सरकार के ऑर्डर्स को फॉलो करना। लेकिन इन भारतीयों को अगर आप मुझे सौंप देंगे तो मैं इनसे मिलाकर एक सेना बनाऊंगा, और एक क्योंकि भारतीय हैं तो भारत की आजादी के लिए जरूर लड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जर्मनी के अंदर जो भारतीय थे उनसे तो बनाई है फ्री इंडियन लीजन, और ये एक सेना है। और यहाँ पे प्यारे बच्चे जब ये सेना बनी तो इन्होंने इनको एक नारा दिया
एक स्लोगन दिया। इन्होंने कहा कि जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को नमस्ते हेलो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे जय हिंद। क्या बोलेंगे बेटा जी? जय हिंद। तो इन्होंने ये फ्री इंडियन लीजन कहाँ बनाई थी? जर्मनी में। उसके बाद में इन्होंने एक बनाया था फ्री इंडिया सेंटर, फ्री इंडिया सेंटर, आजाद हिंद संघ, फ्री इंडिया सेंटर, ये इन्होंने बनाया था आजाद हिंद संघ। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे आजाद हिंद संघ, फ्री इंडिया सेंटर। और प्यारे बच्चे, यहीं पे क्या हुआ था? हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। हिटलर जो किसी को कुछ नहीं समझता था, उसने इन्हें क्या दिया? टाइटल ऑफ नेताजी इन्हें दिया। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे यहीं पर इन्होंने क्या किया था? 1942 आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत, आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत, आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत। और ये दोनों काम कब किए थे इन्होंने? 1941 में। और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी 1942 में। ठीक है बेटा, आगे चल सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अगर मैं आगे आपसे बात करती हूँ बच्चे, तो आप देखेंगे कि जर्मनी में अब ये इनको कहाँ जाना है? भाई हिटलर ने इनको कहाँ सलाह दी है जाने की? तो मैम अब ये पहुंचेंगे, जर्मनी से निकलेंगे और जर्मनी से मैम ये पहुंचेंगे जापान। ठीक है, जापान पहुंचेंगे। और जापान में जब ये गए हैं तो यहाँ का जो प्रधानमंत्री है, यहाँ का जो पीएम है, उसका नाम है हिंदे तोजो। ठीक है, और जापान ये कब पहुंचे हैं? तो आप कहोगे 1943 में। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है हिंदे तोजो। और यहाँ जाकर क्या की? हिंदो तोजो से मुलाकात। तो मुलाकात की डेट क्या है? याद रखना, 1943 है मैम। 1943 में ये जापान में जाकर जापान के प्रधानमंत्री हिंदो तोजो से मिलते हैं। और अब आप मेरी बात को यहाँ पे बहुत गौर से सुनेंगे बेटा, क्योंकि आपने ध्यान हटाया तो चीजें समझ नहीं आएंगी। जब ये जापान के प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं तो कौन सी डेट है मैम? 1943 है। तो 1943 में जब ये मिलने गए तो उससे पहले जापान में एक सेना बन चुकी थी, जिस सेना को भंग भी कर दिया गया था बनाने के बाद में। उसी सेना को लेकर भारतीय आपके सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे हिंदे तोजो से बात करेंगे और हिंदे तोजो की मदद मांगेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था बेटा, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करती हूँ प्यारे बच्चे, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक सेना बनी थी जापान में, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। और ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इसकी स्थापना कब हो गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1941 को। यानी जब सुभाष चंद्र बोस जी जापान में थे तब ये सेना बनी थी। और इस समय पर इस सेना का जो नेतृत्व दिया गया था या जिम्मेदारी दी गई थी, वो दी गई थी कैप्टन मोहन सिंह जी को, कैप्टन मोहन सिंह जी। और कैप्टन मोहन सिंह जी कौन थे मैम? तो बेटा ये वो भारतीय थे जो ब्रिटेन की सेना में शामिल थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, ये 20,000 भारतीयों से मिलकर बनी थी, 20,000 भारतीयों से। और इसी 20,000 भारतीयों में शामिल थे कैप्टन मोहन सिंह जी। और ये वो भारतीय थे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप कहोगे कि मैम ये वो भारतीय हैं जो कि जापान में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे और जापान ने इनको बंदी बना लिया था। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो आज INA है, इसी को आगे चलकर आप आजाद हिंद फौज कहोगे। और आजाद हिंद फौज जब इसका नाम रखा गया था तो वो किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अभी इसका गठन जो हुआ था वो INA के नाम से हुआ था। और जो INA था बेटा जी, ये किसके दिमाग की उपज थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो दिमाग की उपज थी ना, वो दो लोगों के दिमाग की उपज थी। एक तो जापानी मेजर फूजीवारा, जापानी मेजर फूजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह जी। इन दोनों के दिमाग की उपज थी कि इन भारतीयों से मिलकर हम इस तरह की सेना बना सकते हैं। ये इनका विचार था, इनके दिमाग की उपज थी। अब यहाँ पे बन तो गई सेना और जिम्मेदारी भी दे दी कैप्टन मोहन सिंह जी को, लेकिन अब जापानी सरकार सोचने लगी कि भैया ये तो हमारे खिलाफ पहले भी लड़ रहे थे और ये
फिर से हमारे खिलाफ हो गए तो हम क्या कर लेंगे? 20,000 है, कल अगर ये भारत में पहुंच गए, फिर से मिल गए, तो ये तो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो हम इन पे कैसे भरोसा करें? तो कहा जाता है कि इस सेना को खत्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। अब इसी सेना को यहां पे सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं कि आपको खत्म नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये भले ही ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे हैं। ब्रिटेन की तरफ से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन के सैनिक हैं। लेकिन जब हम इनको बोलेंगे कि हमें अपने देश की आजादी के लिए लड़ना है, तो ये सैनिक अपने देश की आजादी के लिए जरूर लड़ेंगे, ये ब्रिटेन के खिलाफ जरूर जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर हेल्प मांगते हैं हिंदुत्वजों से, और दोबारा से इस सेना को यहाँ पे, और इसमें इनकी मदद कौन करेगा? रास बिहारी बोस जी। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली बम कांड हुआ था और रास बिहारी बोस जी की उसमें प्रमुख भूमिका थी, और फिर उस घटना के बाद वो जापान चले गए थे। तो यहाँ पे रास बिहारी बोस जी सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करेंगे। अब देखिए आगे, यहां तक की बात समझ में आई? इसको लिखिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ फटाफट। तो ये सेना क्या हो चुकी है? खत्म हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो 1943 में अल्पा लिखा तो है, हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। बेटा बोर्ड पे लिखा है, फिर भी आप एक बार बार क्वेश्चन कर रही हैं कि नेताजी किसने कहा, नेताजी किसने कहा? हिटलर ने कहा बेटा, हिटलर ने नेताजी का टाइटल इनको दिया था। जल्दी से लिखिए। प्रिंसी कह रही है मैम डन, खुशबू भी कह रही है डन। चलो फिर तो डन हो गया होगा, क्योंकि 3-4 बच्चों के आ गए हैं। आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चे आगे देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब एक डेट लिखेंगे, जून 1943। और जून 1943 में जो रास बिहारी बोस जी हैं, रास बिहारी बोस जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया? बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाया, बैंकॉक में एक सम्मेलन बुलाया, एक सम्मेलन बुलाया। ठीक है, अब जब ये सम्मेलन आया प्यारे बच्चे, तो इसमें आपके सुभाष चंद्र बोस जी को भी इस सम्मेलन में बुलाया था। और इसी सम्मेलन में जब इन्होंने बुलाया है प्यारे बच्चे, तो इसी में रास बिहारी बोस जी ने क्या किया? आईएनए की जिम्मेदारी, आईएनए की जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी या नेतृत्व हम कह सकते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस जी को दी, सुभाष चंद्र बोस जी को दी, कि आप आईएनए को संभालेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी। अब क्या हुआ? 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस जी ने, रास बिहारी, रास बिहारी बोस जी ने आईएनए की कमांड, आईएनए की कमांड एससी बोस जी को दी। तो कमांड कब मिल गई बेटा जी इनको? कमांड मिल गई मैम 4 जुलाई 1943 को। इनको बोला रास बिहारी बोस जी ने कि आज के बाद इस सेना की लीडरशिप को आप संभालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एससी बोस जी को दे दी एक एक चीज। और ये जिम्मेदारी जब दी गई थी, तो एससी बोस जी को कहां दी गई थी? बेटा जी सिंगापुर में, ये भी ध्यान रखना, सिंगापुर में दी गई थी इसकी कमांड इनको। अब जब कमांड दी गई प्यारे बच्चे, तो आगे क्या होगा? तो आप कहोगे मैम कमांड दी गई तो इन्होंने इसको रीऑर्गेनाइज किया, दोबारा से इस सेना का पुनर्गठन किया, और इसे एक नाम दिया आजाद हिंद फौज। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब जब जिम्मेदारी मिली उसके बाद इन्होंने क्या किया? 5 जुलाई 1943, 5 जुलाई 1943 एससी बोस जी ने आईएनए का पुनर्गठन, पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइज्ड, पुनर्गठन किया। ठीक है, रीऑर्गेनाइज्ड किया और पुनर्गठन किया, और इसका नाम
और इसका नाम आजाद हिंद फौज रखा। अब ये बनी आजाद हिंद फौज। ये आपको ध्यान रखना है। रीऑर्गेनाइज्ड किया गया और उसके बाद इसका नाम आप कहेंगे कि आजाद हिंद फौज रखा। ठीक है। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा? इसी समय एससी बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया। ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था। दिल्ली चलो इन्होंने कहा। इसी समय आजाद हिंद फौज को जब इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, और ये स्लोगन भी इन्होंने कहां दिया है? सिंगापुर में। सिंगापुर में, ये आप ध्यान रखेंगे, सिंगापुर में किया है। लिखिए फटाफट। लिखिए। फिर उसके बाद इन्होंने एक अस्थायी सरकार ये बनाएंगे और उस सरकार के खुद ही राष्ट्रपति भी बनेंगे। ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। आगे चले। क्लियर? आगे चलिए। अब लिखिएगा 21 अक्टूबर 1943 अस्थाई सरकार का गठन। और ये जो अस्थाई सरकार बनी थी बेटा, इस अस्थाई सरकार का नाम आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार था। और इस सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था बेटा जी सुभाष चंद्र बोस जी। ये इस सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। और इसका नाम रखा गया था आजाद हिंद सरकार। और ये जो सरकार है, इसका हेडक्वार्टर पहले बनाया गया था सिंगापुर में, और फिर उसके बाद में रंगून भी इसका हेडक्वार्टर बना। रंगून में भी इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। और जब कोई सरकार बनती है तो उसके लिए मान्यता भी देनी होती है। तो ये जो अस्थाई सरकार थी बेटा जी, इस सरकार को 9 देशों द्वारा मान्यता दी गई थी। 9 देशों द्वारा मान्यता। और वो देश कौन कौन से थे? जैसे पहले तो जर्मनी था, जापान था, फिलीपींस था। लिखिएगा, जर्मनी है, जापान है, इटली है, थाईलैंड है, इटली है, थाईलैंड है, कोरिया है। उसके अलावा लिखिएगा जर्मनी, जापान, इटली, थाईलैंड, कोरिया, और आपका चाइना है, वर्मा जिसे आज आप म्यांमार कहते हैं, और फिलीपींस, मैंने बोला अभी आपको, फिलीपींस था, क्रोएशिया था, क्रोएशिया। तो इन देशों ने इस सरकार को मान्यता दी थी, क्योंकि बेटा सरकार बनाने के बाद उसकी मान्यता भी जरूरी है। रंगून कहां पर है बेटा जी? रंगून निशा म्यांमार में है। रंगून के बारे में तो बेटा मैंने आपको तब भी बताया था जब आपके अंतिम मुगल सम्राट को रंगून भेजा गया था। रंगून म्यांमार में है। और वर्मा को पहले, सॉरी, म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। और इस वर्मा को म्यांमार, अगर हम बात करते हैं भारत से कब अलग किया गया, तो 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में अलग किया गया था। जो मैंने यहाँ लिखा है ना वर्मा,
ये रहा वर्मा, तो इसका नया नाम म्यांमार है। यानी म्यांमार पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था और भारत में ही आता था, लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे हम अगर आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, तो फिर अब देखिएगा क्या हुआ। अब इनका लक्ष्य क्या है, भारत को आजाद करना। तो देखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर सबसे पहले 6 नवंबर 1943 जापानी सेना ने अंडमान एंड निकोबार को जीतकर आजाद हिंद फौज को सौंप दिया। आजाद हिंद फौज को सौंप दिया, सौंप दिया। और बेटा मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो अंडमान है, इसका नाम जो इनके नाम चेंज किए गए, एससी बोस ने क्या नाम रखा, तो इसका नाम तो रखा आपका शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम इन्होंने कर दिया बदलकर स्वराज द्वीप। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अंडमान एंड निकोबार में इनकी एंट्री हो चुकी है और इनका नाम भी चेंज किया जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यहाँ पे इनका नाम चेंज किया गया है। अब 18 मार्च 1944 को जो आजाद हिंद फौज है वो मणिपुर यानी इम्फाल की सीमा पर पहुंच जाती है और वहीं से भारत में प्रवेश हो जाता है। ठीक है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर, लिखिएगा 18 मार्च 1944 आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज ये इम्फाल कहां पहुंच गई, इम्फाल मणिपुर, और यहां पर पहुंचकर इन्होंने क्या किया, तिरंगा झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया। यानी ये भारत में, भारत की सीमा में पहुंच चुके हैं, भारत में एंट्री कर चुके हैं। बेटा सही तो है, जापानी सेना ने, जापान नहीं होगा यहाँ पे ऋषि, सेंटेंस बनेगा जापानी सेना। ठीक है, जल्दी से फटाफट लिखिए यहां तक बच्चे, फिर मैं फटाफट इसको करवाऊं। अब यहाँ पे ये घुस चुके हैं और सुभाष चंद्र बोस जी इनको पूरा मोटिवेट करेंगे, और सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर रेडियो से संचार करेंगे, रेडियो से प्रसारण करेंगे। तो देखिएगा, एक डेट लिखिएगा, 6 जुलाई 1944। यहां पे देखो क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद रेडियो से प्रसारण कर महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद मांगा, और उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। और उन्हें राष्ट्रपिता किसको कहा, गांधी जी को, और उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात। जब इन्होंने ने राष्ट्रपिता कहा तो इन्होंने ये कहा कि हे राष्ट्रपिता, आजादी की इस अंतिम लड़ाई में मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आजादी की अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहा हूं और मुझे इस आजादी की अंतिम लड़ाई में आपका आशीर्वाद चाहिए। ये इन्होंने किससे कहा, महात्मा गांधी जी से, और क्या कहकर संबोधित किया, राष्ट्रपिता।
क्या कहा कि हे राष्ट्रपिता, मैं आजादी की अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहा हूं और मुझे इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बात यहाँ पे कही रेडियो प्रसारण के द्वारा। और प्यारे बच्चे, आगे आप लिखेंगे कि यहाँ पे गांधी जी ने इन्हें क्या कहा। गांधी जी ने एससी बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा, कि ये देशभक्तों के देशभक्त हैं, देशभक्तों का देशभक्त कहा। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें क्या कहा, तो देश नायक कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एससी बोस जी को देश नायक कहा, देश नायक कहा। ये इनके बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने आपको एक साथ लिखवाए हैं। ठीक है, ये किसने स्टेटमेंट दिया तो आप कहेंगे। और फिर प्यारे बच्चे एक चीज लिखेगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में कहा, 1944 में, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब इसी बीच क्या हुआ, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, ये दिन आपको याद होगा। ठीक है, यहां आपका हम कहेंगे हिरोशिमा और बेटा जी नागासाकी। इन दोनों पर क्या गिराया गया मैम, इन दोनों जगह पर, ये जापान की जगह है, यहां पे गिरा परमाणु बम। और ये परमाणु बम किसने गिराया था, अमेरिका ने। अमेरिका ने कहां पर, हिरोशिमा और नागासाकी में। और आपको पता है इस परमाणु विस्फोट का असर आज तक जापान में है। आज तक जापान के लोगों की हाइट कम होती है। और इसी बम के बाद जापान ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। जापान ने अपने आप को अपने सैनिकों सहित बोला कि मैं आत्मसमर्पण करता हूं। और आपकी आजाद हिंद फौज किसके दम पे लड़ रही थी, जापान के। अब जापान ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया, तो फिर आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। और आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और लाल किले में नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, अनूप कुमार जी हिस्ट्री में बिल्कुल खत्म कर देती और आज ही खत्म कर देती अगर शिवम सर की क्लास नहीं होती। मैंने आपको बता दिया है परसों तक हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। कल और परसों का दिन बस मुझे आपका चाहिए, उसके बाद आप आराम से हिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे बम गिर गया। अब क्या हुआ, अगस्त 1945 में जो जापान है, जापान ने कर दिया आत्मसमर्पण। बेटा जी जापान ने क्या किया, जापान ने किया आत्मसमर्पण, मतलब सरेंडर कर दिया। और जब इन्होंने यहां पर आत्मसमर्पण किया तो फिर क्या हुआ, आजाद हिंद फौज ने भी किया आत्मसमर्पण। आजाद हिंद फौज, इन्होंने भी कर दिया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, ठीक है, सरेंडर कर दिया। और जब आत्मसमर्पण किया तो 1945 में ही किया। और क्या किया गया, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया। सैनिकों को गिरफ्तार, अरेस्ट कर लिया गया और गिरफ्तार करके इन्हें लाल किले पर ले जाया गया। ठीक है, अरेस्ट कर लिया, बेटा लिख लेना, अभी रुक जाना थोड़ा सा। अब जब अरेस्ट किया गया तो फिर इन पे क्या चला, लाल किले पर मुकदमा चला। लाल किले पर मुकदमा। और ये मुकदमा चला था बेटा जी नवंबर 1945 में। किस पर चला है मुकदमा, कुछ बच्चे ये भी पूछने लगते हैं, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर।
और जब ये मुकदमा चला तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए बेटा जी यहाँ पर आपके कुछ वकील आए। वकीलों के अध्यक्ष बनाए गए थे भूलालाई देसाई जी। जैसे सबसे पहला नाम इन्हीं का आएगा, भूलालाई देसाई जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू जी, काटजू, ठीक है। उसके बाद में आसफ अली जी, तेज बहादुर सप्रू जी, तेज बहादुर सप्रू जी, ये यहां पर वकील बने। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा इसको इधर करूंगी, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, इसके बाद भी जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे उनमें से, सैनिकों में से लिखिएगा यहां पर नाम, कर्नल प्रेम सहगल जी, कर्नल प्रेम सिंह सहगल जी, सहगल जी, मेजर जनरल शहनवाज खान जी, शहनवाज खां, ठीक है, और कर्नल गुरुबख्श सिंह जी, कर्नल गुरुबख्श सिंह जी। इनके वकील होने के बाद भी क्या किया गया कि ये वकील तो बन गए, लेकिन इसके बाद भी इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, इन इन तीनों लोगों को क्या दी गई, इन तीनों लोगों को मैम फांसी दी गई। और जब फांसी दी गई तो जनता ने विरोध किया, जनता द्वारा विरोध। और जब जनता द्वारा विरोध हुआ बेटा जी तो क्या करना पड़ा, बेबेल को, बेबेल को फांसी समाप्त करनी पड़ी। बेबेल मजबूर हो गया और उसे ये फांसी माफ करनी पड़ी, उसे ये फांसी समाप्त करनी पड़ी, क्योंकि जनता ने बहुत बड़े लेवल पर विरोध कर दिया था। ठीक है, 18 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 एससी बोस जी की मृत्यु हो गई, एससी बोस जी की मृत्यु कहां पर हुई थी, ताइकू हवाई अड्डे पर, ताइकू हवाई अड्डे पर, ताइकू हवाई अड्डे पर। और कारण था प्लेन क्रैश, हवाई दुर्घटना, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आज खत्म होता है। कल मैं आपको प्यारे बच्चे क्या पढ़ाने वाली हूँ, बहमनी साम्राज्य और आपका विजयनगर साम्राज्य, और परसों सिख साम्राज्य, हिस्ट्री खत्म। मेरे हिसाब से तो कल ही खत्म हो जाती है, लेकिन आपका एक यहाँ पे चैप्टर की डिमांड है सिख साम्राज्य, तो उसको मैं परसों ही खत्म कर पाऊंगी। तो कल हम उतना पढ़ेंगे और उतना ही उन चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज रह गई है कि जो आजाद हिंद फौज बनी थी उसकी जो रेजिमेंट थी वो कौन कौन सी थी, कल लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कल ही हम विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैंने बार बार दे दिया है कि परसों हिस्ट्री फिनिश, परसों हिस्ट्री फिनिश। और बेटा आपको पीडीएफ से लेकर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे टैग कीजिए, मुझे बताइए कौन सी पीडीएफ में क्या एरर है, उसको मैं जरूर ठीक करूंगी, जरूर उसका करवाऊंगी। ठीक है, और आपको मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से पढ़ाने का प्रयास किया है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस ईमानदारी को जरूर समझेंगे, आपसे मैं यही उम्मीद रखती हूँ। सूफी मूवमेंट नहीं, ये नहीं करवाऊंगी आजाद, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं हिस्ट्री में, ये आपके सिलेबस में, एसएससी के सिलेबस में नहीं है जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। रोहित, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना बेटा। नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करवाऊंगी, ठीक है।